लेजिस्लेटिव असेंबली। जयवीर शेरगिल साहब है, कांग्रेस नेता है, और साथ ही आरपी सिंह जुड़ रहे हैं बीजेपी से, और ऋषिकेश कुमार आम आदमी पार्टी नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसके शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो सिफारिश की गई उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री की ओर से इस्तीफा देने के बाद, मानने के लिए वो बाध्य नहीं है कि आप भंग करें और उसके बाद चुनाव होना चाहिए, लेकिन जो फैसला उन्होंने किया कि निलंबित किया जाए विधानसभा को, राष्ट्रपति शासन लगे, उस पर आपका टेक क्या है? मैं यहां एक दो स्थितियां स्पष्ट करना चाहता हूं जी। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी कि किसी भी प्रदेश की विधानसभा राज्य की भंग नहीं की जा सकती जब तक पार्लियामेंट उस भंग करने का प्रोक्लेमेशन अप्रूव न कर दे। ठीक है, नंबर 1। जी। नंबर 2, दिल्ली में संविधान में जो लिखा हुआ है दिल्ली के लिए व्यवस्था में कि राज्यपाल की एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। जी। लेकिन राज्यपाल उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस मानने को बाध्य नहीं है। उसकी रीजन यह है कि दिल्ली में उपराज्यपाल प्रशासक भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। अन्य स्थानों पर राज्यों में वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तीसरी बात यह है कि जिस मुख्यमंत्री द्वारा यह सिफारिश की गई है जी, उन्होंने फ्लोर पर अपना बहुमत इस हिसाब से खो दिया है कि एक बिल जो ऑर्डिनरी बिल था जी, उसको इन्होंने इतना उसका स्टेटस रेज कर दिया कि उसको लगभग सदन के नो कॉन्फिडेंस मोशन के बराबर लाके खड़ा कर दिया जी। और उस मोशन के खिलाफ पूरे के पूरे हाउस ने, जिसमें अकाली दल भी थे, जेडीयू भी थे, इंडिपेंडेंस भी थे, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, सबने उसको अपोज किया और उसको अनुमति नहीं दी। जी। इसका मतलब यह हुआ कि सदन में उनकी संख्या 26, 27, 28 जो भी है वो है, और वो 45 या 46 जो भी हैं वो बाकी उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जी। तो ऐसे मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने को उपराज्यपाल बाध्य नहीं है। पंजाब में एक बार ऐसा हुआ था कि एक अल्पमत में सरकार आ गई थी, उसने गवर्नर को सिफारिश की, 1971 की बात है ये जी, और गवर्नर साहब ने विधानसभा भंग कर दी। ये इशू पार्लियामेंट में उठा और पार्लियामेंट में तब होम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए लगभग एक सिद्धांत बना दिया हाउस ने जी, कि अगर कोई अल्पमत वाला एक ऐसा मुख्यमंत्री सिफारिश करता है जो मेजॉरिटी खो चुका हो जी, तो उसकी सिफारिश नहीं मानी जानी चाहिए, दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए कि सरकार बन सकती है या नहीं। ये वजह है मेरे हिसाब से कि उसको निलंबन में डालने की, ना कि बिल्कुल ही भंग करने की। चलिए, आपके लिए ये जो लॉजिकल आपको वजह लग रही है जिससे कि एक संभावना तलाशी जा सके कि दिल्ली को सरकार मिले, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का रिएक्शन हम जानेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। दोनों पार्टियां खड़े होकर कहते हैं हम 40 हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए उपराज्यपाल के फैसले पर हैरानी जताई है। केजरीवाल ने कहा कि जब बीजेपी और आप दोनों ही चुनाव कराना चाहती है तो फिर विधानसभा को सस्पेंड करने का मतलब क्या है? केजरीवाल ने यह सवाल पूछा कि क्या इससे खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं मिलेगा? उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां केजरीवाल के इस्तीफे को तमाशा बता रही हैं। हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है, ये हमारा इस्तीफा है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की गद्दी एक बार फिर खाली हो गई है। 15 साल तक चली शीला सरकार के बाद बनी केजरीवाल सरकार 48 दिनों में ही दम तोड़ गई। कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है, ये हमारा इस्तीफा है। वजह ये बताई गई कि सरकार अल्पमत की बनी थी, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, इसलिए केजरीवाल सहित पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को चैलेंज किया है कि दोनों मिलकर दिल्ली चला के दिखाएं। दिल्ली की विधानसभा में जो गठबंधन सामने आया और जिसको कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने बार बार स्पीकर के सामने जाके दोहराया कि हम 40 लोग हैं, हम बहुमत में हैं, हमें लगता है अब इस गठबंधन को सरकार बना लेनी चाहिए। दिल्ली के चुनाव में जन लोकपाल कानून हमारा प्रमुख मुद्दा था। जब ये सरकार बनी थी, जनता से हम लोगों ने राय मांगी थी, उसमें भी जन लोकपाल कानून पर जनता ने हमको अनुमति दी थी, आदेश दिया था कि आप जाइए और सरकार बनाइए। जिस प्रकार से कल अंबानी और उनके 40 भाइयों ने विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने एकता दिखाई और लोकपाल कानून नहीं बनने दिया,
इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली और देश की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। बीजेपी अपने पुराने फैसले पर कायम है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सरकार नहीं बनाने वाली। पर एक बात अच्छी हुई कि इस बहाने ये जो खोखलापन था केजरीवाल जी का और उनके पार्टी का, वो दिल्ली की जनता के सामने आया और जनता को सच समझ गया है। एक अच्छी उपलब्धि हुई है। कहा जा रहा है कि एलजी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित कर सकते हैं, ऐसे में आपकी पार्टी क्या निर्णय करेगी? अभी तक तो हमारे पास नंबर गेम फेवर में नहीं है, इसलिए अभी सरकार बनाने का कोई विषय नहीं है हमारे सामने। उधर कांग्रेस भी केजरीवाल के इस्तीफे को नाटक करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि जल्दी जल्दी कुछ पाने की चाहत में आम आदमी पार्टी तमाशा कर रही है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बलि चढ़ा दिया। ये जन लोकपाल को लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, उसी के प्रयास के लिए उन्होंने ये काम किया है। हम लोग समझते हैं, हमने तो समर्थन अभी भी वापस नहीं लिया है। हमारा समर्थन तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वो आज भी उनके पास है। वैसे तमाशा तो दिल्ली का भी बना हुआ है। दिल्ली की जनता भी परेशान है कि अब क्या होगा। विकल्प सीमित हैं और जल्दी ही दिल्ली वालों को घर से बाहर निकलना पड़ सकता है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक बार फिर से वोट डालने के लिए। मोनिका सिंह के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। इस बीच बड़ी खबर यह है कि एलजी की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रपति शासन लगाने की और विधानसभा को निलंबित रखने की। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी ने क्यों उठाया, ये हम जानते हैं। ऋषिकेश जी, पहले आपके पास आऊंगा। बहुत सवाल आम आदमी पार्टी उठाती है और इसके लिए भी आपने उठाया सवाल कि सिफारिश निलंबित रखने की क्यों की गई, भंग किया जाए विधानसभा को, चुनाव कराए जाए। आपको ऐतराज क्यों था एलजी की सिफारिश पर? देखिए, हमने ये चीज कहा था कि अगर इस स्थिति में जहां पे कि कोई भी पार्टी संख्या बल से इस आधार पे नहीं है कि वो बहुमत साबित कर सके, हम तो बहुमत में थे और हमने इस्तीफा दिया, लेकिन अगर कोई भी अगर ये सस्पेंशन रहता है तो इसमें होगा क्या कि लोगों को मौका मिलेगा, पार्टियों को मौका मिलेगा कि खरीद फरोख्त करें, किसी तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करें। अब एलजी साहब ने ये सिफारिश को किस आधार पर नकारा है, ये तो वो उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि अगर भंग होके, देखिए अगर चुनाव जो है होना है तो वो बिल्कुल हो जाना चाहिए और भंग करके जो है चुनाव की घोषणा होनी चाहिए। सस्पेंशन में रखकर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, मुझे ये कहते हुए आपको ये लगता है कि दिल्ली में सरकार बनाने की मुझे लगता है को नहीं तलाशा जाना चाहिए? मुझे नहीं तलाशने, देखिए तलाशने कैसे तलाशेंगे बताइए ना आप, किसके पास संख्या बल है? अगर कोई कहीं से नहीं टूटेगा तो क्या स्थिति ऐसी है, वो तो आपको भी ज्ञात है, हमें भी ज्ञात है और एलजी साहब को भी ज्ञात है कि कैसी स्थिति बनेगी कि इनकी कोई भी पार्टी जो सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, नहीं आएगी। इस परिस्थितियों में एक ही परिस्थिति में आएगी अगर खरीद फरोख्त किया जाए, तोड़ जोड़ की जाए। अगर वैसी परिस्थिति अगर एप्रीहेंड कर रहे हैं एलजी साहब तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताऊं ये हुआ क्यों है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर चुनाव होते हैं अगर निकट भविष्य में और सस्पेंशन, ठीक है, हम उस पर आएंगे, हम उस पर आएंगे कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा जनता क्या कह रही है, कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा इसमें। हम विस्तार से रिपोर्ट रखेंगे, लेकिन जब संभावनाएं तलाशने की बात आ रही है, संख्या बल तो आपके पास भी नहीं था, उससे अलग हटके सवाल होगा। लेकिन आरपी सिंह साहब, इस समय तो अगर संभावनाओं की बात आती है तो नजर सबकी टिकेगी बीजेपी के ऊपर। सबसे ज्यादा सीटें आपकी रही हैं, पहले भी आप पर नजर थी और इस बार भी नजर होगी। बीजेपी क्या करेगी? अगर आपको याद हो, जब एलजी साहब ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाया था, उन्होंने तुरंत एलजी साहब को कहा था और चुनाव के तुरंत 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम सरकार में विपक्ष में बैठेंगे, हम सरकार नहीं बनाना चाहते। ये जो बात खरीद फरोख्त की करते हैं, अगर ये सब करना हो तो तब भी ऑप्शन खुल सकती थी। हमने बड़ा स्पष्ट कहा हमारा नंबर नहीं है, हम विपक्ष में बैठे में। आज भी चुनाव के कल जब इन्होंने इस्तीफा दिया, तुरंत हम लोगों ने कहा हम चुनाव में जाने के लिए आज भी तैयार हैं और अभी से इसी पल जाने को, कल चुनाव करेंगे, हम कल चुनाव में जाने को तैयार हैं। परंतु ये खरीद फरोख्त की बात करते हैं, लेकिन इनसे बताइए इनका कांग्रेस के साथ क्या सांठगांठ हुआ था और कांग्रेस के साथ इन्होंने क्या डील की थी? और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम कह रहा हूं, कांग्रेस और आप डील, अरे आपने बोला मैं बोला क्या, जो सबने देखा है आपने बोला मैंने क्या बोला क्या देखा है, आपने जब बोला क्या मैं बोला क्या, जब आप बोले तो मैं नहीं बोला था ना। मैं अभी बताता हूं कैसे आपकी सांठगांठ थी। आपने एक कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर आपने एक रिपोर्ट दर्ज की, उसमें आपने शीला दीक्षित जी का नाम नहीं डाला
ये आपकी सांठगांठ खुलेआम दिख रही है, सरेआम दिख रही है दुनिया को, और दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है जी। आपने आप लगातार ये कह आ रहा हूं आपके पास भी। मेरा सवाल 370 पेज की रिपोर्ट है, जनता ये जानना चाहती है बीजेपी से, लगातार कहते रहे दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है बीजेपी से, वो शीला दीक्षित के नाम को डालने भाग गए। आरपी सिंह साहब, आरोप आप लगा लीजिएगा, लेकिन जो जनता जानना चाहती है, क्या बीजेपी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख सकती है दिल्ली की जनता? हम दिल्ली में, हाँ बिल्कुल देखें, हम दिल्ली में चुनाव में जाने को तैयार हैं और दिल्ली की जनताओं की आकांक्षाओं को और सब चीजों को हम पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम चुनाव में जाएंगे दिल्ली की जनता का समर्थन लेकर, और दिल्ली की जनता के लिए जो हमने वादे किए थे उन वादों को हम पूरा करने को तैयार हैं, और हम जन लोकपाल बिल भी लेकर आएंगे और जन लोकपाल संवैधानिक ढंग से लाकर दिल्ली जनता के लिए पास भी कराएंगे। इनकी तरह नहीं तमाशा करेंगे और ड्रामा करेंगे। चलिए, हमें रिएक्शन जयवीर सिंह साहब का भी लेना था। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना पड़ेगा। आऊंगा ब्रेक के बाद तो जयवीर सिंह के पास चलेंगे, कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन है वो जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। दोनों पार्टियां खड़े होकर कहते हैं हम 40 हैं, हम 40 हैं। क्या होगा दिल्ली में, कब हो सकते हैं चुनाव, पार्टियों का रुख क्या है, कौन सी पार्टी इस स्थिति में कहां खड़ी, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि उपराज्यपाल ने जो सिफारिश की थी उसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की, विधानसभा निलंबित रहेगी और संभावना इस बीच तलाशने की क्या कोई सरकार दिल्ली को मिल सकती है। जयवीर सिंह साहब, आपके पास आऊंगा इस समय। आपने सुन लिया होगा बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन क्या है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस का टेक इस पर क्या है? क्या ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि उपराज्यपाल ने ऐसा किया तो खरीद फरोख्त बढ़ेगी, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, और आप भी जानते होंगे इस समय क्या रिएक्शन अभी तक सामने आए हैं। विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी से अलग हुए, और अगर वो ये कहते हैं कि 4-5 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो कहने का मतलब क्या है और क्या वो संकेत दे रहे हैं, ये आप भी समझ रहे होंगे। रोशन जी, मैं 3-4 स्पष्ट पॉलिटिकली और लीगल बातें रखना चाहूंगा जी। सबसे पहले केजरीवाल साहब ने आज नया ही रिकॉर्ड बना दिया है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कि सीएम इसलिए रिजाइन कर रहा है क्योंकि उसको संविधान और नियम की पालना करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, इन्होंने कल से आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत थी इसलिए बिल नहीं आ पाया। एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए ये ठीक है, कांग्रेस चाहे, बीजेपी चाहे, आम आदमी पार्टी चाहे, हम संविधान नहीं बदल सकते। अगर लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन चाहिए इंट्रोडक्शन से पहले, बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, वो चाहे पूरा हाउस सहमत हो जाए, हम संविधान नहीं बदल सकते। तो प्रोसीजरली इनको संविधान मानना था, उस पर बीजेपी कांग्रेस की कोई मिलीभगत का सवाल ही नहीं खड़ा होता। ये सिर्फ अपनी गैर जिम्मेवारी और जो गैर जिम्मेदारी इन्होंने की है उसको पूरा कर रहे हैं। तीसरा, कल से इनका मैं बयान बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई शहादत प्राप्त कर ली हो। लोगों ने इनको वोट विद्रोह करने के लिए नहीं, शासन चलाने के लिए दिया था। चौथा, इन्होंने एलजी पे इल्जाम लगा दिया, हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने ना संविधान पढ़ने की तकलीफ उठाई ना कोई रूल पड़ा। आर्टिकल 239 ए बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 365 कहता है अगर एलजी के पास कोई सीएम ऐसी सिफारिश लेके आए, एसआर बोमई की जजमेंट थी जो ये पहले भी बात कर रहे थे, कोई यूनियन कैबिनेट की प्रोक्लेमेशन के अलावा वो काम हो ही नहीं सकता। तब तक सस्पेंडेड गाइडेंस हो, सस्पेंडेड एनिमेशन होगी, चाहे वो केजरीवाल साहब चाहे, आम आदमी पार्टी चाहे, कांग्रेस पार्टी चाहे, संविधान सस्पेंडेड एनिमेशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा हुआ और संविधान को पॉलिटिकली जितना मर्जी चाहे नहीं बदल सकते जी, वो बात है। और अगर यार एलजी साहब चाहे भी तो वो संविधान की रिस्ट्रिक्शंस है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते थे। ऋषिकेश कुमार, मैं आपके पास आऊंगा, आपके लिए सीधा सवाल कांग्रेस ने उठाया, लेकिन उससे पहले एसके शर्मा साहब आप भी स्थिति साफ कर दीजिए। जो इस समय जयवीर सिंह साहब ने कहा है वो आप सहमत हैं उससे? हाँ, मैं सहमत जी, सहमत है आप उससे। आशुतोष, ऋषिकेश जी फिर सवाल आपके लिए। आप नियम नहीं जानते हैं, आपके ऊपर आरोप है, आप संविधान को बिल्कुल मान्यता नहीं देते हैं, आपके ऊपर आरोप है, और आप तर्कहीन बातें कर रही है आम आदमी पार्टी, ये आरोप है आप पर। जनाब, कोई तर्कहीन बातें नहीं कर रही है, बिल्कुल तर्कसंगत बात है। ये जो जयवीर सिंह साहब ने जो सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए आप। फिर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब में देता हूं जयवीर साहब ने जो सवाल उठाए। सबसे पहली बात तो 239 AAC में
कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, और वो उसके इस बात को जो है सॉलिसिटर जनरल जो पहले रह चुके हैं उन्होंने भी कही है कि कहीं भी नहीं लिखा है कि इंट्रोडक्शन से पहले जो है ये जाएंगे प्रेसिडेंट एसेंट के लिए। ये तब होगा इंट्रोडक्शन के बाद। रोशन जी, जो जिस चीज का ये हवाला दे रहे हैं वो नहीं, मेरी बात आप पूरी होने दीजिए ना, आप पूरी होने दीजिए बात पहले मेरी। तो ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन के पहले एलजी के पास जाएगा। ये एक रूल है और उस रूल को हमने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो रूल इटसेल्फ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये हम संविधान नहीं मान रहे हैं, ये लोग गलत चीज बता रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आज ये जो है तमाम कानून और इन सब चीजों की पेचीदगियों में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात ये है जनाब कि इन दोनों पार्टियों की नीयत इस तरीके के बन चुकी है कि ये दोनों चीज जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी पार्टी अगर आवाज उठा रही है आज की डेट में वो है आम आदमी पार्टी, और ये दोनों पार्टी लामबंद हो चुकी है। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, जनता देख रही है। रोशन जी, सिंपल ये रोशन जी, ये बिल्कुल साफ रोशन जी, मैं प्लीज मेरा पॉइंट इसमें जुड़ लीजिएगा। रोशन जी, रोशन जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूंगा। आपके पास आ रहा हूं, आरपी सिंह साहब अपनी बात रखें। रोशन जी ये कह रहे हैं कि कोई इनको किसी बिल के लिए एलजी के पास नहीं जाएंगे। मैं ये 2 बिल के कल 3 बिल पेश हुए, ये 2 बिल के लिए एलजी के पास गए, क्यों गए? दोनों फाइनेंशियल बिल थे, और ये तीसरा बिल जिसको जन लोकपाल बिल है, ये तीसरा भी फाइनेंशियल बिल था। ये तीनों बिल के लिए क्यों नहीं गए, सिर्फ 2 बिल के लिए क्यों गए? जनाब मुझे ऋषिकेश जी आपने बोला इनको डिबेट करने का तरीका यहाँ पे भी अराजकतावादी तरीके से काम कर रहे हैं कि आपने अराजकतावादी काम नहीं आता। लगातार तरीका यही है, आगे बढ़ो, ये बात सुनने के पक्ष में क्यों नहीं रहते? आप सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता उस पर अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो सवाल जयवीर जी ने उठाया उस पर जवाब दीजिए। जयवीर जी का सवाल लेने के एलजी के पास क्यों गए ये 2 लोग? 13 बिल पास करवाया, 13 बिल पास करवाया साहब, इस पर बहुत सवाल ये है कि अभी ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, रोशन जी, इसे असंवैधानिक कहा है। हमारा सवाल ये है जयवीर जी। रोशन जी, मैं एक पॉइंट एक वकील होने के नाते भी बिल्कुल क्लियर कर दूं। संविधान दिल्ली सरकार को नियम बनाने की ताकत देता है, पर वो नियम कैसे बनेगा, कब बनेगा, किस तरह बनेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट 1991 बताता है, रूल 22। और मेरे को तो इस बात पे थोड़ी सरप्राइज भी हूं कि आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हम रूल को इसलिए नहीं मानते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिंदुस्तान की लॉ बहुत क्लियर है, जब तक वो रूल है उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ है आप हाईकोर्ट में जाके उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज करिए। ये कहना आज हम रूल को ही नहीं मानेंगे, हम डेमोक्रेसी में, बनाना रिपब्लिक में नहीं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट 1991 रूल 22 में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बिल कोई भी बिल जिसमें कंसोलिडेटेड फंड है उसकी एलजी की परमिशन बिफोर इंट्रोडक्शन लेनी पड़ेगी। तो आज ये कहां से सवाल खड़ा हो गया कि हम रूल को ही नहीं मानेंगे क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं जयवीर साहब, आपने सुना होगा कल केजरीवाल ने फिर से कहा है कि वो जो संविधान है उसको मान रहे हैं, लेकिन जो 2002 का ऑर्डर है गृह मंत्रालय का उसको नहीं मानेंगे। बिल्कुल वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर की बात छोड़िए, आप ऑर्डर की बात छोड़िए, आप गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट जो एक्ट बकायदा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना 1991 रूल 22 देखिए, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आप ऑर्डर लेके बात बरगलाने का काम मत कीजिए। और आप झूठ बोल कर हमारे कानून की यही खूबसूरती है रोशन जी, झूठ बोल कर देश का बनाएंगे। आपका पार्टी हमारे कानून की यही खूबसूरती है, कानून का ना पता होना। कानून, अरे भाई कानून आप बैठ के माफ कर देता है, कानून का गुजारिश करूंगा आपके मेहमानों से, पानी का गुजारिश करो जनता के लिए क्या किया है पूरे 48 दिन में? स्वायत्त दिल्ली की जनता को झूठ के नाम पर बरगलाने का झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप अपनी बात अलग अलग तरीके से रखेंगे तो जनता सुन पाएगी। मैं एसके शर्मा साहब आपके पास आऊंगा। ये जयवीर सिंह साहब ने जो सवाल उठाया है, और आपने सुना होगा कल से लेकर आज केजरीवाल ने क्या कहा, और ऋषिकेश जी भी, आम आदमी पार्टी के सभी नेता ये कह रहे हैं। इस पर आपका टेक क्या है, उस ऑर्डर के खिलाफ या फिर जो एनसीटी एक्ट को लेकर बात कर रहे हैं जयवीर सिंह साहब उसको लेकर? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं आपको कि जो रूल बनते हैं, जो नियम बनते हैं, उसको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है। और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी लेजिस्लेशन है, वो संविधान के अंतर्गत ही बनता है। ठीक है। वो पार्लियामेंट में रखे जाते हैं। ये जिसकी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर ऑर्डर जो बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 55 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात कर रहे हैं शायद,
जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैंने अनुभव में अपने बिल्कुल, में देखा बिल्कुल। है। और ये दो अलग अलग बातें हैं। सेक्शन 55 पे दो ओपिनियन हो सकती हैं कि जहां आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी जरूरी है एमएचए से, लेकिन सवाल इनके बिल की भी है। सॉरी, आपको टोक रहा हूं, मैं सेक्शन 22 की बात कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ नहीं सर, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा था, उनका जो ऑर्डर कह रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात इनके बिल की है, वो तो सेक्शन 55 है। चलिए, दो आदमी डिफरेंट ओपिनियन दे सकते हैं, दो वकील दे सकते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट दे सकते हैं। इनका बिल भी तो ऐसे सब्जेक्ट को टच कर रहा है जो इनके पास है ही नहीं। आज की तारीख में क्या पुलिस, क्या डीडीए, क्या एनडीएमसी, क्या ये दिल्ली सरकार के पास है? जब ये सेंटर के लॉ में इंक्लूडेड है तो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। आपने बिल देखा है? मैंने बिल देखा भी है, मैंने सुना भी है। इस तरीके की नहीं सर, आपने मीडिया रिपोर्ट्स पे अपने तर्क दे रहे हैं, इस पे मत तर्क दीजिए। जब तक बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, उस पर चर्चा नहीं हो जाती, क्या प्रावधान है नहीं है, इस पे आप जो है प्रीजज कैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, जानकार आदमी हैं। मैं देता हूं आपको, मैं आपको पन्ना पढ़ाता हूं, आप सुनिए, पन्ना पढ़िए। मुझे पत्रकारों ने पढ़ के दिया है, और अफसोस की बात यह है कि मेंबरों को नहीं मिला था, पत्रकारों को मिल गया था। ये भी एक सवाल है कि आपने सही वक्त पर मेंबर्स को नहीं दिया जिससे कि वो पढ़ पाए। मुझे खुद कल सुबह 8:30 बजे बिल दिया गया है, कल 8:30 बजे ड्राफ्ट कॉपी आई है। आरपी सिंह साहब, लेकिन वो रात को कॉपी मिल गई थी, वो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये रात को क्या सब मेंबर्स को मिली थी क्या? नहीं, मुझे सुबह 8:30 कॉपी मिली, मेरा साइन है उसके ऊपर। इशू ये कितना समय दिया उन्हें पढ़ने का। और दूसरा विषय मैं वापस कह रहा हूं जी, ये लगातार झूठ की सरकार है, लगातार झूठ बोलकर दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को और देश की जनता को भड़काने की सरकार है। इनकी पूरी मुहिम थी कि हमने दिल्ली के चुनाव में जाना है, हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, इसलिए अपना इन्होंने फंदा दिल्ली से छुड़वाया और अपने को शहीद बनाना चाहते हैं। वेरस दिल्ली की जनता जानती है, आज दिल्ली सड़क पर घूम जाओ, इन्होंने कहा हमने 20 लीटर हर घर को पानी दे दिया। मैं पूछना चाहूंगा, 1 फुट पाइप क्या इन्होंने इस बीच में दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से लगवाया क्या? इन्होंने कहा हमने बिजली के बिल कम कर दिए। मैं माफी चाहता हूं, इन्होंने कल 372 करोड़ रुपए एलजी के माध्यम से कराया, वो बिल 372 करोड़ रुपए दिया। 372 करोड़ रुपए कहां से दिया? आरपी सिंह साहब, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। इसके आगे की कहानी अब बात की जा रही है। अब सवाल आम आदमी पार्टी के नेता ये भी उठा रहे हैं कि ना उस समय बीजेपी ने कोशिश की सरकार बनाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी कहीं पर इतना आंकड़ा आपके सरकार पहुंचने का ना हुआ और आपने जुटाया ना हो, ना इस बार आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव पर तो आपकी भी नजर है, गलत संदेश ना चला जाए, ये डर आपको भी। मैं माफी चाहता हूं, अगर आप ध्यान करें, हमने इनके जैसा ड्रामा नहीं किया। जबकि ये कांग्रेस से सपोर्ट ले चुके थे, हमने ड्रामा नहीं किया हम दिल्ली की जनता के पास जाएंगे, रेफरेंडम करेंगे। इस बार क्यों नहीं किया केजरीवाल साहब रेफरेंडम करने?